हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएमएस एडू पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपना और आज जो बात करने वाले हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के ऊपर आए हुए पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये पीवाईक्यू एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 और 2024 2022 और 2024 के पीवाईक्यू हैं। और पीवाईक्यू के अलावा इसमें कुछ आईएमपी जो वो क्वेश्चन है जो आने की संभावना है, जो नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है। अब ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग मान के चलिए आपको 90% आने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होते हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। सेट में भी ऐसी और पीवाई के और नेट वगैरह में इसके आने के फुल चांस है। तो और मैंने ये ब्यौरा भी दिया हुआ है आपको कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से नंबर पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज। और इनका आंसर भी मैंने पुटअप कर दिया है इसी टेबल में। ये 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन। इसके अलावा और भी आए हैं, लेकिन ये चार चार क्वेश्चन जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये 2024 के हैं ये क्वेश्चन, ये वाले। तो ये मौर्य वंश के अंतिम शासक से, मौर्यकालीन मुद्रा से पूछा गया है, महान स्तूप से पूछा गया है, मौर्य प्रशासन स्रोत से पूछा गया है। इसके अलावा प्राचीन नगर की जो खुदाई हुई है, ये खुदाई जो पाटलिपुत्र खुदाई है वो किसके द्वारा हुई है, ये भी पूछा गया है ना। और तृतीय बौद्ध संगति से ही पूछा गया है, जो चार संगतियां हैं बौद्ध संगतियां, उसमें से तृतीय बौद्ध संगति से पूछा गया है, क्योंकि तृतीय बौद्ध संगति का संबंध किससे है, अशोक काल से है। और पाटलिपुत्र उनकी जो राजधानी थी उससे थे। और मध्य भारत में मौर्य प्रांत की राजधानी कौन सी थी, ये भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, अब इनके पीवाई को देखने वाले हैं कि किस प्रकार आए हुए हैं और कैसे उन्होंने जो आयोग है एमपीपीएससी उसने किस तरह क्वेश्चन को पुटअप किया हुआ है ना। 2022 में 61 नंबर पर आया हुआ था। इस निम्नलिखित में से मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक, आप बोल रहे होंगे कि ये सरल क्वेश्चन है। क्या होता है कि जो टाइम उस टाइम पे उस टाइम पे जो टाइम होता है वो बड़ा ही कीमती होता है और बड़ा ही जटिल समय होता है, क्योंकि उस एक टाइम में आपको बांध दिया गया है और टाइम में बांध देते हैं तो भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो ये पूछा गया इसमें, मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, भद्रथ था। और भद्रथ की हत्या करके क्या हुआ, शुंग काल की नींव पड़ी थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी और नए वंश का उदय हुआ था, किसका, शुंग वंश का। तो भद्रथ अंतिम मौर्य शासक था, इसके बाद शुंग आए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है 62 है, मतलब लगातार क्वेश्चन 61 है, 62 है क्वेश्चन है। मौर्यकालीन मुद्रा का नाम क्या था। मौर्यकालीन मुद्रा का नाम दीनार था, पड़ था या निस्क था या कासारपड़ था। हालांकि पड़ भी मिलता है और कासारपड़ मिलता है, लेकिन आयोग ने माना है आयोग ने पड़ को पूरा माना है ना। आयोग ने पड़ को आंसर माना है आंसर सीट में। तो पढ़, हालांकि कासारपड़ भी अगर कासारपड़ भी गलत नहीं है, लेकिन आयोग ने पढ़ को प्राथमिकता दी है, तो पढ़ को ही मानना पड़ेगा। प्रचलित मुद्रा को सामान्यतः पढ़ कहा जाता था। और ये प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है इसका मौर्य काल के अंतर्गत।
अब तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे सांची का महान स्तूप, सांची का जो स्तूप है किस शासक के काल में बना था? अब ये क्या पूछ रहा है? बना। तो मूल स्तूप जो बना है वो किसके शासन काल में बना है? वो अशोक के शासन काल में बना है मूल स्तूप। इसके अलावा इनकी जो मरम्मत है और इनके जो पुनर्निर्माण है वो शुंग काल में भी हुए हैं। ठीक है, सातवाहन काल में भी हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा गुप्त काल में भी देखने को मिलते हैं। तो लेकिन जिनका मूल जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है? मौर्य काल में। क्योंकि अशोक ने कहा जाता है अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, तो उसमें से एक सांची भी था। साथ ही सांची की लोकेशन क्या है? वर्तमान में सांची रायसेन जिला के अंतर्गत आता है ना? रायसेन जिला के अंतर्गत आता है, एमपी में। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर क्या है? सी आंसर नंबर इसका सही है। मूल निर्माण अशोक काल में से संबंधित है और बौद्ध स्थापित कला का ये महत्वपूर्ण केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी, 2022 का 70 नंबर का क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन की चर्चा किस ग्रंथ में प्रमुख रूप से मिलती है? किससे मिलती है? प्रमुख रूप से मिलती है। तो मुद्रा राक्षस है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, राजतंत्र या महाभाष्य है। तो ये पता है कि ये गुप्त काल का है ना? ये गुप्त काल का है। ये राजतरंगिणी कश्मीर की कल्याण की 11वीं सदी की है, 10वीं 11वीं सदी के। और महाभाष्य शुंग काल का है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये ही होगा अर्थशास्त्र। तो इसका दूसरा नंबर आंसर, अगर इंडिका होती तो कंफ्यूजन भी होता, लेकिन इसमें इंडिका ऑप्शन ही में ही नहीं है, तो क्या होगा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। इंडिका में भी प्रशासनिक जानकारी मिलती है, लेकिन जो विस्तृत और व्याख्या सहित जो जानकारी मिलती है वो अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है? मौर्य प्रशासन, शासन व्यवस्था और कर व्यवस्था और जासूसी तंत्र की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रमुख स्रोत अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। अगर आपसे यही पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? अर्थ की है यानी आर्थिक रूप की है या राजनीतिक? ये पुस्तक किस पे लिखी गई किस पे लिखी गई है? अर्थशास्त्र पे लिखी गई है या राजनीति पे? तो ये राजनीति पे लिखी गई है। नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर की खुदाई किसके द्वारा की गई है? पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर की खुदाई किसके द्वारा की गई है? जॉन मार्शल, कनिंघम, एमबी व्हीलर या स्पूनर में? तो स्पूनर महोदय के द्वारा किया गया है। स्पूनर महोदय के द्वारा पाटलिपुत्र की खुदाई की गई है। ये मौलकालीन राजधानी थी और मौलकालीन राजधानी थी और इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? स्पूनर महोदय के द्वारा की गई है। जॉन मार्शल किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कनिंघम की बात करूं तो कनिंघम किससे संबंधित है? कनिंघम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित है। सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित है। और व्हीलर, व्हीलर भी शायद हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, अब के समय सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर पहली बौद्ध संगति की बात करूं तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके समय हुई थी? ये अजातशत्रु के समय हुई थी।
दूसरी काला अशोक के समय कहाँ हुई थी? वैशाली में। वैशाली में हुई थी किसके समय? वैशाली में हुई थी काला अशोक के समय। अशोक के समय वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति की बात करूं मैं, तृतीय बौद्ध संगति तो ये अशोक के समय हुई थी। पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगति किसके समय हुई थी दोस्तों? कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क। कनिष्क के समय हुई थी, वो कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। ये कुंडल वन में। कश्मीर में कुंडल वन में हुई थी। तो ये तीसरी बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहे थे। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के समय। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें तो मौर्य काल में मध्य भारत की मौर्य प्रांत की राजधानी, मध्य भारत की पूछ रहा है, मध्य भारत में मौर्य प्रांत की राजधानी। और जो भी दे रहा है आपको हिंट कि आज के मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो विदिशा है कि पाटलिपुत्र है कि उज्जैनी की राजगृह। तो इसमें उज्जैनी इसका केंद्र था, मध्य प्रांत की जो राजधानी थी मौर्य काल के समय, क्योंकि उज्जैनी का प्रांतपाल था कौन? अशोक। अशोक उज्जैनी का प्रांतपाल था। ज्ञान इसने 11 साल तक इसका प्रांतपाल रहा था ये अशोक। और जब मगध यहाँ था, मगध और उज्जैनी, उज्जैनी यहाँ थी, इसके बीच में यहाँ विदिशा पड़ता है। तो विदिशा यहाँ पे आना जाना था, जब ये उसके विदिशा की जो राजकुमारी थी उससे इसका विवाह हुआ था और उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, महेंद्र और संघमित्रा। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने काफी योगदान दिया है इन्होंने भी, क्योंकि बौद्ध श्रीलंका के लिए प्रचार प्रसार में यही गए थे, महेंद्र संघमित्रा। तो जो राजधानी है वो कौन सी रही? उज्जैनी प्राचीन भारत में उज्जैनी का बहुत बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि कई राज्यों की राजधानी उज्जैनी रही है। कई राजाओं की राजधानी उज्जैनी रही है एमपी के अंदर। तो जो मौर्य प्रांत की राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैनी थी, मध्य भारत में। उज्जैनी एक महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी थी, मध्य भारत के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अभी जो थे वो सारे पीओआई के थे। अब ये जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पीओआई क्यू है, जो कोई कहीं ना कहीं परीक्षा में आई हुई है। ठीक है, ये दूसरी परीक्षा में आए हुए हैं, लेकिन एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी देखने को नहीं मिले, लेकिन मिल सकते हैं। 100% चांस है, 100% चांस है इनके आने की संभावना है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक की हत्या की थी? घनानंद की। घनानंद को पराजित करके ये इसने मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख गुरु और मंत्री कौन थे? तो कौन थे? चाणक्य थे। ये किसके संग पे समय थे? शुंग काल के समय थे, शुंग काल में थे। ये पुष्यपुत्र संघ के थे समय। नागार्जुन ये कनिष्क के समय थे। बारहमिहिर ये गुप्त काल में थे। तो मौर्य काल में ही सम्मिलित है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश को समाप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया था। और नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? ये आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। ठीक है। यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो प्रियदर्शी है, देवानाम प्रियदर्शी, सेंटोकोटस, एंटोकोटस या अमित्रघात। तो यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को जो बताया गया है वो किस नाम से संबोधित किया है? सेंटोकोटस। इसके अलावा एक नाम और मिलता है सेंट्रोकोप्टस, मैंने आपको कल बताया था।
सेंडोकोप्टस, ये भी नाम मिलता है। अच्छा, ये नाम को सबसे पहले किसने पहचान की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं? तो ये विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, विलियम्स जोन्स के द्वारा सबसे पहली बार यह पहचान की गई थी कि ये सोंडोगुडस सेंडोगुडस जो नाम है उसके किसके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। और पाटलिपुत्र जो राजधानी है इनकी, जो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो राजधानी है इनकी, वो पॉलीग्रोथा के रूप में, पॉलीग्रोथा के रूप में इसने पहचान की थी। मतलब पाटलिपुत्र, ऐसा कहा था, ऐसा मतलब पॉलीग्रोथा को इसने पाटलिपुत्र के रूप में बताया है। और चंद्रगुप्त मौर्य को इसने कहा है कि सेंड्रोकोटस जो नाम यूनानी के द्वारा लिखे गए हैं वो कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो ये विलियम जोन्स के द्वारा ये बताया गया है, पहली बार बताया गया था। यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस के रूप में पहचाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत आया था वो कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज किसका, मेगास्थनीज कब आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर की युद्ध हारने के बाद, सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध उसमें पराजित हो गया, तो इसने अपने राजदूत के रूप में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य को अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, तो इसने इसकी जो पुस्तक है इंडिका, काफी फेमस पुस्तक है। और ये पुस्तकों से मौर्य काल की मौर्य कालीन की जानकारियां मिलती हैं। मौर्य काल के लिए इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जो मौर्य कालीन भारत का महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत है। ठीक है, मेगास्थनी किस शासक का राजदूत था? तो किसका राजदूत था? निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। मेगास्थनी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? इंडिका। हालांकि इंडिका दो लोगों के द्वारा और लिखी गई है, वो आप मेरे को कमेंट करके बनाओगे कौन दो लोग थे जिसके द्वारा इंडिका और लिखी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण इंडिका है जो वो किसकी है? मेगास्थनीज की है, जिससे मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। इसने इनका में समाज, प्रशासन और पाटलिपुत्र के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। चंद्रगुप्त, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि लगभग कब हुई थी? मतलब ये ईयर पूछ रहा है कि कब हुई थी, तो कब हुई थी? 305 में हुई थी इन दोनों के मध्य संधि। कल पढ़ा था अपन ने, 305 ईसा पूर्व में इन दोनों के मध्य संधि हुई थी। और इस संधि के जो प्रावधान थे वो क्या थे, कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसके अलावा इसको 4 गांव दिए, सॉरी 4 राज्य दिए। और इसने इसको मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया, इसको 500 हाथी उपहार में दिए, उपहार स्वरूप दिए। 500 हाथी क्या दिया उसको, उपहार स्वरूप दिए। तो ये 1905 में हुआ था। क्या हुआ था? इन दोनों की मध्य संधि 1905 ईसा पूर्व, सॉरी 305 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, 10 की बात करें, सेल्यूकस के साथ संधि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया था? तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्या दिए थे, 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का? बिंदुसार। पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर अशोक के बाद दशरथ, दशरथ कुणाल, ये दोनों साथ के ही हैं, दशरथ और कुणाल। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस आचार्य के साथ दक्षिण गए थे? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। मौर्य परंपरा के अनुसार
चंद्रगुप्त मौर्य किस आचार्य के साथ दक्षिण गए थे? तो किस आचार्य के साथ दक्षिण गए थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, महावीर या पार्श्वनाथ? तो चूंकि इन दोनों के साथ जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य से पहले के हैं, है ना? ये चंद्रगुप्त मौर्य से पहले के हैं। अब ये और ये इनके समय के हैं। हालांकि इन दोनों में विवाद हो गया था, क्योंकि मौर्य काल में 12 वर्ष का सॉरी मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। तो जो भद्रबाहु थे वो दक्षिण भारत की तरफ चले गए, और जो स्थूलभद्र है वो कहाँ रहे? मगध में रहे। तो जो भद्रबाहु है दक्षिण की तरफ चले गए, और उन्होंने इनके साथ कौन चला गया? इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए, और उनके तो 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। तो स्थूलभद्र तो मगध में ही रह गए, और जो भद्रबाहु है वो कहाँ चले गए? भद्रबाहु दक्षिण में चले गए 12 वर्ष के भीषण काल के दौरान। तो ये वाले जो कहलाए वो दिगंबर कहलाए, और ये वाले जो कहलाए वो कौन कहलाए? श्वेतांबर। तो इसी वजह से श्वेतांबर, तो इसी वजह से जैन धर्म में डिवाइडेशन हो गया था। और भद्रबाहु के साथ भी कौन? चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ आ गए, भद्रबाहु के साथ चले गए, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। किस जगह था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में था। कर्नाटक यानी मैसूर में ठीक है। तो जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण में भारत गए थे। ठीक है। ये उल्लेख कहाँ मिलता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म है वो अपना लिया था? तो हेमचंद की पृष्टि पर्वन में मिलता है। हेमचंद की पृष्टि पर्वन में ये क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। पृष्टि पर्वन में ये उल्लेख मिलता है कि अंत समय पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय से संबंधित स्थान कौन सा है? तो अभी मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर बता दिया, तो कौन सा है? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभदेव, उनके जो दो पुत्र थे, ये बड़ा पुत्र तो कौन था? बाहुबली। तो बाहुबली की यहाँ क्या है? मूर्ति बनी हुई है, और ये तीर्थ स्थल है जैन धर्म का, जो पवित्र तीर्थ स्थल है। तो इसी वजह से कर्नाटक श्रवण बेलगोला बेलगोला इनके लिए एक पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, तीर्थ तीर्थ स्थल है। तो इसलिए गए वहां पे, और क्या हुआ यहाँ पे इनकी यहाँ पे इन्होंने अंतिम समय अपना गुजारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बस आज के लिए इतना ही। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चन है काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन के तौर पे ये पॉइंट्स हैं कुछ, तो मैं बता देता हूँ आपको। चेज मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। गुरु कौन थे? मंत्री चाणक्य थे। राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र थी इनकी। मौर्य प्रशासन के स्रोत कौन सा है? जो प्रमुख स्रोत है वो अर्थशास्त्र है। राजदूत, यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। ग्रंथ मेगास्थनीज का कौन सा है? इंडिका है। 305 में इन दोनों के मध्य संधि हुई थी, किसके? चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच। चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार था। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो तो कौन था? भद्रनाथ था। और जैन परंपरा में भद्रबाहु आश्रम में बिल्कुल वे संबंधित है। रद्दी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। मौर्य प्रांत की जो राजधानी है वो क्या है? उज्जैनी थी, मध्य भारत की। तो ये क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन ये मान के चलिए आप कि लगभग इनका आना तय ही रहेगा। और तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।